आस पास के कई गामा में मेरा रुका से भाई, और कुश्ती और कबड्डी में मन मार के देना खाई। वाह। प्यार तुमने जहर भी दे वो भी जर लूंगा, और 3-5 मत करिए गोड्या नीचे धर लूंगा, 3-5 मत करिए गोड्या नीचे धर लूंगा। और वो बम लहरी वाला भगवान शिव को समर्पित किया आपने वो गाना, थोड़ा सा 2 बोल सुनाएंगे? अरे शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया करो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, शिव की महिमा बड़ी है न्यारी, भोले की महिमा है न्यारी, सुनो ध्यानतः सब नर नारी, शिव के ब्याह की कथा सुनाए सुन लो भक्तों, ध्यान लगाए बोल बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। तो कभी ये नहीं आया कि मैं बॉम्बे जाके किस्मत आजमाऊं? बॉम्बे तो 99 में गया ही था ना, इंडिया के पहले रियलिटी शो का विनर बना, वहाँ पे सुपरस्टार सकी पांडे एंकर करते थे उसे, और उस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे हमारा प्रोग्राम आता था रात को 9 बजे प्राइम टाइम पे। तो बॉम्बे गए एक बार नहीं अनेक बार गए, उसके बाद भी गए। अभी नए जो बच्चे, मुझे अरिजीत का परफॉर्मेंस बहुत ओरिजिनल लगता है, बहुत ओरिजिनल। सोनू जी के साथ तो मैंने परफॉर्म किया कई बार, सोनू निगम जी के साथ, हमारे हरियाणा से ही फोगाट साहब, जाट परिवारों के अंदर गाने बजाने को कोई अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा, क्राइम। तो आपकी जब शादी हुई तो कोई ऐसी अड़चन नहीं आई? उनको पता था ये कलाकार है? सवाल कर रहे हो, शादी तो लव मैरिज करनी पड़ी मुझे। जो कलाकार है, खास करके सिंगर, तो वो खट्टा खाने से, इन बार खानों से बचता है? कतई कुछ नहीं होता इससे। अच्छा, कतई वहम है, कतई झूठ है ये बात। आज के पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, अगर कोई सिंगर ये सोचे भी मैं गोलगप्पे नहीं खाने, जी हाँ, मैंने कल परसों खाए और आज सिरसा के सबसे बेहतरीन गोलगप्पे खाने जा रहा हूँ, मेरे को एड्रेस देना। ठीक है साहब, खाने के नली को बोलते हैं ओसोफेगस, और जिससे हम गाते हैं वो है ट्रेकिया। ये दोनों अलग अलग हैं। इस गली से गोलगप्पे जा रहे हैं, इस गली से गायकी आ रही है, कोई मेल नहीं है। नहीं, मेल ही नहीं है। खाओ, खूब खुल के खाओ साहब, ठंडे का है थोड़ा सा। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा ठंडी चीज खाते हो, जाती तो वो भी ओसोफेगस में, पर वो वाल्स को ठंडा करती है, उससे टेम्परेचर में फर्क आता है। ट्रेचिया उसके बिल्कुल पास है, बिल्कुल इधर से ठंडक आएगी तो इस पे फर्क पड़ेगा, बस टेम्परेचर में डिफरेंस हो सकता है, उसके कारण भी कितना एलर्जी हो सकती है, हल्का सा कफ हो सकता है, ठंड लग सकती है। बस आपने अब बताया आपकी सक्सेस के पीछे आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपकी वाइफ का हाथ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक शिखर पे आप पहुंचे हुए आज के दिन, तो जब आदमी शिखर पे पहुंच जाता है तो बिना मतलब के भी कई बुराइयां करने वाले मिल जाते हैं। उनका तो धन्यवाद है। चोट पे चोट दे जाने का शुक्रिया, एक पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया, तुम ना आती तो क्यों बनाता मैं ये सीढ़ियां, ऐ दीवारों मेरी राहों में आने का शुक्रिया, सूखा पुराना जख्म तो नए को जगह मिली, स्वागत है नए का पुराने का शुक्रिया। तो ये तो उनका बहुत धन्यवाद है साहब, कि उन्होंने जो क्रिटिसाइज करते हैं और मुझे चौकन्ना करते हैं, मेरी कोई गलती है उसको बताते हैं, नहीं भी गलती है तो भी क्रिटिसाइज करते हैं, टांग खींचते हैं। तो टांग खींचने से पता लगता है कि टांग कितनी मजबूत होनी चाहिए तो छुड़ाई जा सके। दुनिया मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं देती, इनाम तो बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती, और देने को तो मैं भी दे सकता हूँ उन्हें गाली, पर क्या करूँ, मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। पॉडकास्ट की सीरीज में कभी कभी चलते चलते ऐसी पर्सनैलिटी मिल जाती है जो मल्टीपल यानी बहुआयामी प्रतिभा के धनी होते हैं। ऐसी ही प्रतिभा से आज आपको मिलाने जा रहे हैं, जो एक सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, पत्रकार भी हैं, और मैं इनकी क्या क्या खूबियों का बखान करूं, इन्हीं से ही जानेंगे। आज हमारे बीच है, आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं गजेंद्र फोगाट जी। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल जी। गजेंद्र जी, पूरा हरियाणा आपको जानता है, यहाँ तक कि आपने हरियाणा की धूम यूएसए तक मचाई है, आप हरियाणा की शान गिने जाते हैं। तो मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जो हरियाणा की ये आन बान शान है गजेंद्र फोगाट, इसका बचपन कैसे बीता? आम बच्चों की तरह था या कुछ नटखट था? हम शुरुआत करते हैं बचपन से। आम से भी थोड़ा और नीचे था। अमरूद था। मतलब बचपन मेरा बहुत बहुत ज़्यादा, मैं एक्सपोजर नहीं था मेरा,
और हम गली कूचों के बच्चे रहे हैं। जो छोटे शहरों में जो बच्चे गली कूचों के बच्चे होते हैं, उनकी तंग गलियों में दिल बड़े होते हैं और इमोशनल होते हैं, तो नटखट भी होते हैं, बट उन्हें बहुत छोटी छोटी खुशियों में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिल जाती हैं। एक पंजाबी शेर है कि निकी जी दुनिया साडी निके सुपने लेने हैं, दिल बड़े ने की होया जे छोटे घरां च रहने हैं, दिल दी खुशी भी सानू अक्सर किन्नी सस्ती मिल जाती, खिड़दा फूल कोई हंसदा बच्चा वेख के खुश हो लेने हैं। तो बहुत छोटी छोटी खुशियों में ही संसार दिखने वाला बचपन रहा है। टोहाना फतेहाबाद जिले का एक कस्बा है, विधानसभा क्षेत्र है। मैं वहीं पे ही पला बड़ा हूँ। 10वीं कक्षा जब मैं 7-8 महीने का था तो वहीं मेरे फादर मदर मेरे को ले आए थे और फिर वहीं पे ही 10-12 साल तक रहना हुआ। तो वो बहुत ही छोटा कस्बा, ये तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बात है आज से 45 साल पहले की या 48 साल पहले की। तो उस टाइम पे वो कस्बा क्या रहा होगा, तो एक गांव से बस थोड़ा सा बेटर था जी। सो बचपन में एक्सपोजर नहीं था, सुविधाएं नहीं थी। पंजी और दसी ये हमारी जेब खर्ची होती थी, मतलब 4 आने तो बहुत बड़ी बात है, 25 नए पैसे तो बहुत बड़ी बात है। और पंजी दसी में टॉफी आ जाती थी, दसी में टॉफी से इतर कुछ चीज़ें आ जाती थी, बूढ़ी के बाद 10वीं में आ जाते थे। पता नहीं आजकल के बच्चे कुछ और ही बोलते हैं, मैं तो पता नहीं। तो बचपन इन छोटी छोटी खुशियों में भी थी, लेकिन अच्छा बचपन था, साफ सुथरा, कोई छल कपट नहीं था और इंटरनेट नहीं था, शुक्र है, इसलिए छल कपट भी नहीं था, झूठ बिल्कुल नहीं थी। और मिट्टी के घरौंदे बना के वही बच्चों के साथ, अगर 4 ईंटें हैं तो उससे एक मकान बना लिया। बहुत बहुत साधनों के अभाव में ही प्रभाव ढूंढा और मिला, ये बचपन। तो हिंदी पे, हरियाणवी पे, इंग्लिश पे, कई भाषाओं पे आपकी कमांड है, तो आपने गुरमुखी भी सीख ली, पंजाबी में भी इतनी कमांड? वो सिलेबस में, एक तो सिलेबस में होता था, फिर घर के साथ गुरुद्वारे की दीवार थी, घर के थोड़ा सा दूरी पे मंदिर था, तो एक समय माता जी के साथ गुरुद्वारे जाना होता था, वहाँ सेवा करनी होती थी, और शाम को जो है माता जी के साथ मंदिर जाता था। वहाँ पे पहले ढोलक पे चम्मच मारनी होती थी, बाद में मेरा प्रमोशन हो गया था, मैं ढोलक बजाने भी लग गया था। तो एक तो क्योंकि मैं जहाँ रह रहा था टोहाना में, वहाँ पंजाबी कल्चर खूब रिच है जी। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में हम पढ़े और वहीं गुरमुखी, उड़ा आड़ा टट्ठा डड्डा बब्बा ये शब्द वहाँ सीखते थे, और पंजाबी में ही वहाँ गाने चलते थे। हिंदी फिल्में भी लगती थी, बट पंजाबी का खूब वहाँ बोलबाला था। वहीं सीखी। भाखड़ा नहर तो हमारे घर के सामने बहती थी और उसमें नहाए भी, तो इसलिए वो जो कल्चर था वो अंदर चला गया। जैसे बचपन में माँ आपको जो भी खिलाती है वो बुढ़ापे तक कुछ भी खा लो, कहेंगे भाई माँ के हाथ का जो स्वाद है वो इसमें नहीं, बिल्कुल। तो वो क्या होता है, आपके टेस्ट ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो डेवलप हो जाते हैं। ऐसे ही जो हमारे मेंटल टेस्ट ग्लैंड्स थे वो उस टाइम से ही पंजाबी के साथ बिल्कुल तारतम्य सही बैठ गया था, तो इसलिए हमने वहाँ गुरुमुखी सीखी और पंजाबी गाने भी गाए बाद में। आपने कहा कि हमारे घर के सामने भाखड़ा बहती थी, बिल्कुल। तो पानी की कलकल, यानी कि संगीत शुरू से ही कानों में बजता था? बिल्कुल, मतलब संगीत ऐसा था ना, घर के साथ में गुरुद्वारा, गुरुद्वारे में गुरुवाणी, और थोड़ी दूरी पे मंदिर, और मंदिर के लाउड स्पीकर में भी आरती, तो संगीत से नजदीकियां रही। फादर साहब भी बड़ा अच्छा गाते थे और कैसे, मुझे याद है, मैं 6ठी क्लास में था, तो हम रहते थे, अभी तो मिर्च मंडी हो गया, मॉडल टाउन बोलते थे हम उसे, खाली पड़ा था तो वो, उस टाइम मिर्च मंडी था शायद, अब मॉडल टाउन हो गया। तो वहाँ पे एक शादी थी और शादी में उन्होंने ऑर्केस्ट्रा मंगा रखा था, और उस ऑर्केस्ट्रा में महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी, लाइव गाने भी गा रहे थे, वो डांस भी कर रहे थे, मोनो एक्टिंग भी थी। मैं पागल हो गया देख के, मैंने कहा यार ये संसार क्या है। वो सबसे पहला मेरा इंटरेक्शन था जब मुझे लगा कि यार इस दुनिया के आसपास तो आना चाहिए। वो मेरा पहला इंटरेक्शन था। इट वाज आई थिंक 1982 की या 85 की बात होगी। तो मुझे लगा कि वो कलाकारी से मेरा पहला साक्षात्कार था। प्लस वो जो मैं कई बार पहले बता चुका हूँ कि नए साल पे जो गुरदास मान साहब मेरे गुरु हैं, और उनके अलावा मिलन सिंह और इस तरह के गाने आते थे, रूना लैला, तो
बस वही साक्षात्कार थे बचपन से ही संगीत। तो गुरदास मान जी से ज़्यादा प्रभावित थे आप? बहुत ज्यादा, अब भी हूँ। जब है ही गुरु तो प्रभावित क्या, वो तो मेरे अंदर है। नहीं तो उन्होंने आपको जो परंपरागत चेला स्वीकार किया? क्योंकि वो तो मंच पे आज भी कहते थे मैं तो खुद चेला हूँ। यस, मेरे को भी उन्होंने यही कहा। मैंने कहा वो मैं पूरा एक बार रोहतक की बात है, तो हम उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो जो हाल में अभी डीआईजी सीआईडी हैं हमारे सौरभ सिंह जी, उनके घर पे हमने एक बैठक महफिल लगानी थी जी। तो मान साहब, उनके म्यूजिशियन तुलसी जी वगैरह सब लोग, मैं भी साथ ही था। तो हम लोग जा रहे थे। मैंने कहा जी मैं आपको ना एक तरतीब से, पूरी एक कल्चर है एक गुरु मानने की, मैं वो मानना चाहता हूँ। बोला यार उन्हें तो हंसी भी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं ही सीख रहा हूँ यार, मैं तेरे को, मतलब ये उनका बड़प्पन है ऑब्वियसली, नहीं तो लोग तो अपने चेलों की तादाद बताते हैं। बिल्कुल। तो वो ये उनका बड़प्पन था, और उन्होंने इस बारे में विरोध भी नहीं किया कि अगर तू मुझे गुरु मानता है तो मानता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो उनके साथ कई बार स्टेज साझा किया। इन दिनों आपका एक हरियाणवी गाना जो उन्होंने गाया था हरियाणा की मिट्टी को लेकर, वो बड़ा वायरल हो रहा है। हाँ, हेरा आस पास के कई गामा में मेरा रुका से भाई, और कुश्ती और कबड्डी में मन मार के देना खाई। वाह। प्यार तुमने जहर भी दे दे वो भी जर लूंगा, पर 3-5 मत करिए गोड्या नीचे धर लूंगा, 3-5 मत करिए गोड्या नीचे धर लूंगा। आपके इस गाने में हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति झलकती है कि हरियाणा का जो आदमी है, जो हरियाणवी है, वो बिल्कुल सीधा साधा है। उसको 3-5 नहीं पसंद, 3-5 करेगा तो गोटे नीचे धर लूंगा। करता ही नहीं। हरियाणा का आदमी तो सीधा हाँ या ना का आदमी है। एक बोला जी आपको तकलीफ दे सकता हूँ, बोला देगा दे। तो तकलीफ नहीं चाहिए हरियाणा के आदमी, सीधी सीधी बात। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं हरियाणा के। और जो दिल्ली के 3 तरफ का जो हरियाणा है, खासकर वो 6-7-8 डिस्ट्रिक्ट जो है, वो तो बिल्कुल ही सीधे सपाट है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने म्यूजिक में भी एमए किया, पीएचडी की, डॉक्टरेट की। मैंने एमए किया फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक में नहीं किया जी। बट ये लगा लीजिए कि आधा एमए फिजिकल एजुकेशन पढ़ता था, और उसके बाद फिर मैं एमए म्यूजिक में आ जाता था, और वहां पे गायकी भी करते थे। तो सिखलाई में तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि एमए म्यूजिक जब के जो प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के उनसे सीखा भी है। लेकिन लिटरेरी में मैंने फिजिकल एजुकेशन से एमए किया। फिर मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन किया। फिर मैंने एमडी यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन किया, और पीएचडी मेरी अधूरी रह गई। लेकिन आपको तो डॉक्टरेट की कई उपाधियां मिल चुकी हैं। बस वो परमात्मा का करम है कि पढ़ना पढ़ाना होता रहता है। आप जैसे लोग साथ संगत करके सीखते भी रहना। अभी भी ये पढ़ने की आदत आज भी है? आज भी है, बहुत अभी कम तो हो गई है, पर है। अभी मैंने एक बुक, एक इंग्लिश राइटर की बुक मंगाई है। वो अनुवाद उसका अभिषेक नाम के एक व्यक्ति ने किया है। ट्रेन ऑफ थॉट्स, हाउ टू अवॉइड ट्रेन ऑफ थॉट्स जो है वो मंगाई है। अभी वो पढ़ रहा हूँ मैं, अभी पिछले हफ्ते आई है। बट जो स्टार्टिंग जो पढ़ना पड़ा था वो मेरे पिताजी ने हमें कल्चर में डाला था। सरिता एक मैगजीन आया करती, मैगजीन आती थी जी, और माया इतनी बड़ी आती थी, बिल्कुल साइजिस से पता है, याद है। ठीक ठीक। तो ये 2 मैगजीन हमारे घर पे रेगुलरली हर महीने तो मैगजीन आती थी। सरिता फोर्टनाइटली थी, और अखबार डेली आता था। ये 3 चीजें हमारे घर में कंपलसरी थी, पढ़नी ही पढ़नी है। आती थी, पढ़ो ना आएंगी, तो आएंगी तो पढ़ भी लेते थे। और 7वीं के बाद तो मेरे को नॉवेल्स का बड़ा शौक हो गया था, तो मैं दिन का एक नावल पढ़ता था गर्मी की छुट्टियों में। मेरा रूल था। वेद प्रकाश कंबोज, सुरेंद्र मोहन पाठक, सुनील सीरीज, इतनी वेद प्रकाश शर्मा, कितने सारे जो राइटर थे, बिल्कुल उन सब की रमन, तो बहुत बहुत पढ़ा उस टाइम पे। तो इसलिए जो है शब्दों की अधिकता आ गई बोलने चालने में, उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द। अब अगर आप ये बोलें कि एक कमरे में एक बच्चा बैठा हुआ है, तो जो कमरा शब्द वो फारसी से आया है, और बच्चा शब्द आई थिंक इटालियन है,
है ना। तो बहुत सारी भाषाएं, हिंदी हमारी जो देवनागरी है उसने बहुत सारी भाषाओं को अपने साथ गले लगा लिया है। बिल्कुल। विशुद्ध हिंदी का प्रयोग तो बहुत कम वो तो आम आदमी को समझ भी नहीं आती। क्षेत्र में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सारी भाषाएं मिलके हम जो अभी इंडिया में बोल रहे हैं, भारत में बोल रहे हैं, वो बहुत सारी भाषाओं को मिक्सचर बोल रहे हैं, और वो ब्यूटी भी है। अब उसमें देखिए हमारे देश पे कितनी सभ्यताओं ने आक्रमण किया, बिल्कुल, है ना। चंगेज, मंगोल, पठान, तुर्क, तातार, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, मुगल, कितने लोग आए, और उन सब की कल्चर को हमारे भारत की मिट्टी ने स्वीकार कर लिया। इसलिए लोग बोलते हैं वेलकम ऑन द लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेलकम ऑन द लैंड ऑफ अमेरिका। दुनिया के सारे देश लैंड हैं, हमारा देश मदरलैंड है। बिल्कुल। हम इसे अपनी माँ मानते हैं। कोई नहीं बोलता कि ऑस्ट्रेलिया माता, अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, लेकिन भारत माता सब बोलते हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि ये माँ है, इसके अंदर मदर क्वालिटी है इस देश की मिट्टी में, और ये सब कल्चर्स का वेलकम करती है। दुनिया में आप कभी नहीं सुनोगे कि जो जापानीज लोग हैं उसमें हिंदी के शब्द भी यूज कर रहे हैं, चाइनीज भी यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ हर शब्द यूज होता है, हर शब्द। दीवार जो है वो अंग्रेजी शब्द है, हम यहाँ हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। रेलगाड़ी कहेंगे तो समझ आ जाएगा, अगर हम लो पथगामिनी इस तरह से कहेंगे तो किसी को समझ ही नहीं आएगा हम क्या कह रहे हैं। ऑटो रिक्शा, तो रिक्शा पर्शियन है जी, और ऑटो इटालियन है। हम ऑटो रिक्शा बोलते हैं और हमारा शब्द है। सो हमारा कल्चर तो बहुत लिटरेरी और बहुत वेलकमिंग कल्चर है। आपके पिताजी खुद बड़े अच्छे सिंगर थे, हाँ ठीक है, उन्होंने स्टेज परफॉर्म नहीं किया लेकिन घर पे क्या सुनाते थे। सुरीले थे यार, गजब। और कैसेट्स लेके आते थे साहब, नरेंद्र चंचल जी की, गुरदास मान साहब की, गुलाब सिंह कुसुम तंवर की, और करमपाल शर्मा की रागनी हुई कैसेट हरियाणवी में, और बहुत सारे सिंगर की कैसेट लेके आते, सुनाते थे हम। तो बड़े तो संगीत शुरू से खून में बस गया। शुरू से ही संगीत का माहौल था। सुबह उठते थे तो या तो आरती की आवाज कान में पड़ती थी, सुबह सुबह पिताजी आरती लगा देते। नरेंद्र चंचल जी की माता की बेटी ऊंचिया पहाड़ा वाली है, तो वो सुन के तो हमारी सुबह होती थी। और तो वो सुन के ही आपने गाना शुरू कर दिया। हाँ, उस पापा भी गाते थे, बहुत अच्छे सुरीले सिंगर थे, तो पापा का शौक था, वो साथ साथ गाते थे उसके। तो हमें भी लगा कि यार जो मेरा फादर साहब जो काम कर रहा है, मेरा बाप जो चीज कर रहा है वो तो ठीक ही होगी। ठीक बात। तो साथ साथ उनकी गाना ऐसे। पर वो चाहते नहीं थे आप सिंगिंग लाइन में जाओ। नेवर नेवर नेवर। कारण वो देखते थे, उस टाइम पे वो प्रोग्राम भी देखने जाते थे, तो उन्हें दिखता था कि यहाँ कलाकारों को इतनी तरजीह नहीं दी जाती, तो इसलिए उन्हें लगता था कि बेटा इस फील्ड में ना जाए तो अच्छा है। वो खुद एसडीओ थे, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे, सरकारी नौकरी की उन्होंने सारी उन्होंने। तो सरकारी, उन्हें पता था कि इस गाने बजाने से घर चलेगा नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए वो समझाते भी थे मुझे। पर वो आखिरी दौर में आपको पास बिठा के आपका गाना सुनते थे या खुद गाते थे आपका लिखा गाना? डेथ से 3 दिन पहले मेरा गाना गा के गए, उसके बाद वो बोले नहीं। वो कौन सा गाना था? यो पानी आख्या का दिन बात तो है, मेरा बड़ा सुपरहिट सॉन्ग रहा है, सैड सॉन्ग है। मेरी कुछ तलागे थी जो गया भुलाया ना, यो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना। और ये मेरे पापा को भी बहुत पसंद थे, पीछे से गाते थे मेरी पापा, उनके बड़े दिल को छूता था, तो वो डेथ से 3 दिन पहले यही गाया। आपके और बड़े गाने हिट हुए, बहू काले की, छोरा जाटा का। जी जी, सेक्टर वाली कोठी नहीं लगता जी, बगड़ बम बम लहरी तो मेरा 6 साल से ट्रेंडिंग में इंस्टाग्राम पे चल रहा है, और 8 लाख से ज्यादा रील्स उसकी बन चुकी है, 10 लाख से ज्यादा। परमात्मा पर वो बम लहरी वाला भगवान शिव को समर्पित किया आपने वो गाना, थोड़ा सा 2 बोल सुनाएंगे? अरे शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया करो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, शिव की महिमा बड़ी है न्यारी, भोले की महिमा है न्यारी, सुनो ध्यान तय सब नर नारी, शिव के व्याकी कथा सुनाए, सुन लो भक्तों ध्यान लगाए, बोल बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। ये हमारे गली मोहल्लों में आया करते और बड़ा सुनाया करते डलियां बजा बजा के। लेकिन ये बिल्कुल फोक है, हमारा हरियाणा की शान है इस चीज को। हाँ। लेकिन धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर है, क्योंकि देखिए संगीत ट्रेवल करता है, ये एक लंबी यात्रा है और उसमें बदलाव तो निश्चित ही होंगे। एक समय था
जब हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल सारंगी नगाड़ा होता था, बीन होता था और स्वांगों में वो बजाया जाता था, लेकिन आज हम ड्रम और गिटार पे गा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये संगीत की अनवरत यात्रा है। जिस तरह से एक नदी जब बहती है तो 100 साल पहले उसका कुछ और स्वरूप होता है, बिल्कुल, लेकिन 100 साल के बाद आप देखें उस नदी का भी स्वरूप आपको बदला मिलेगा, पेड़ का भी बदला मिलेगा। जब प्रकृति ये कह रही है कि बदलाव नहीं है, तो संगीत में भी होंगे। तो जो फोक इंस्ट्रूमेंटल है वो चेंज होके वेस्टर्नाइज हुआ है, बहुत चेंजेस आए हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ व्यक्तिगत तौर से, और मेरे कई और साथी कलाकार भी हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि उस वेस्टर्नाइज कल्चर में भी कहीं ना कहीं फोक का तड़का लगता रहे तो अच्छा है। तो 1997 में मेरी एल्बम आई थी हेलो अंगूरी सरिता चौधरी के साथ, मैंने उसमें रैप गाए थे, दो गानों में रैप थे। उस टाइम तो हनी सिंह 7वीं कक्षा में पढ़ता था, तो उस टाइम में उत्तर भारत में मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने रैप शुरू किया था, और वो कैसेट पिट गई थी, वो नया एक्सपेरिमेंट था, बट उसमें हमने फोक भी गाया था, दोनों ही मिक्स किए थे हमने। पहले हमारे घड़े के ऊपर वो जो है टीप बांध देते थे और उसी वही म्यूजिक होता था, चाहे वो जाट मेहर सिंह की बात करूं, चाहे लक्ष्मी चंद की जी बात करूं। 1942 में जाट मेहर सिंह जी गढ़वे का आविष्कार उन्होंने किया था, जब वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में थे और उनका विदेश जाना हुआ, तो तब उन्होंने वहां पे ट्रकों की टीप देखी, गाड़ियों की टीप देखी थी। वो टीप वो पहले मटके के ऊपर ऐसे ही हाथ मारते थे, मटके का छोटा मुंह होता था उससे बजाते थे, बाद में उन्होंने वो टीप बांधनी शुरू कर दी। वो टीप वहां से लेके आए थे काफी बहुतायत मात्रा में, और जब गढ़वे में टीप बंद तेरा पहले हम चोट जकर हो से अनुग्राम मानस जात बोल जा समझ नहीं मरो से मैचिंग नहीं लिखा है। 1941-42 में गढ़वा इजाद किया था उन्होंने, और वो आज तक चल रहा है। जाट मेहर सिंह के बाद बहुत से कलाकार आए, चाहे पंडित लक्ष्मीचंद की बात करूं, उसके बाद मैं मास्टर सतबीर की बात करूं, पाले रामदैया जी की बात करूं, बहुत से हरियाणवी कलाकार हुए, लेकिन ये अब ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। देखिए गढ़वा कल्चर काफी, देखिए पहले सांग कल्चर काफी चला जी, उसके बाद वो धीरे धीरे डाउन हो गया। हालांकि हमारी सरकार ने अभी हजारों सांग जो है हरियाणा कला परिषद की तरफ माध्यम से हम करवा रहे हैं, लेकिन वो डाउन इसलिए हो कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ डाउनफॉल आ गया। खुद भी सांग जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और एक स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहिए था, वो गया नहीं। अगर आप पुराने विचारों को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आप नए बच्चों के साथ तारतम्य नहीं बिठा पाएंगे। अगर आपको कॉलेज के बच्चों के साथ डिस्कशन करना है तो उन जैसी शब्दावली, उन जैसे विचार जरूर होने चाहिए। हम विचार के साथ कोई नहीं बैठेगा। तो सांग के साथ इसलिए अब कब हो गया, हमारे युवा सांग की तरफ आकर्षित इसलिए नहीं होते कि सांग ने अपना स्वरूप नहीं बदला। सांग में लड़के लड़कियां बन के डांस करते थे, बिल्कुल। उन दिनों में तो चलन ही ये था, बिल्कुल। और यहाँ नहीं, बिहार में भी यही चलन था, यूपी में भी यही चलन था। नौटंकियां होती थी, लड़के लड़की ही बनते थे, हाँ जी, हाँ जी। महिलाओं को नहीं। सांग में आज भी वही हो रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो सांगियों को भी चेंज करनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, आप कला परिषद के एडिशनल डायरेक्टर हैं, तो एज ए डायरेक्टर मेरा ये सवाल है आपसे कि इस कला को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? 3000 से ज्यादा सांग हरियाणा कला परिषद हम लोग अब तक करवा चुके हैं। सांगियों को इतने सांग करवा दिए कि उनके गले बैठ गए। हम तो फोन करके बोलते हैं सांग सुंग तैयार है, अभी करवाते हैं तुम्हारा। हाँ जी करेंगे जी करेंगे, अभी गौशाला का चल रहा है। सांगों का पर्सल दोबारा से लाए हैं, और मैंने 2 बार सांगियों की मीटिंग ली है जी, बाकायदा अखबारों में खबरें भी आई हैं, सोशल मीडिया पे आए। उन सांगियों को मैंने ये जितनी बातें आपको बता रहा हूँ मैं उनको बताता हूँ कि भाई अपने सांग में थोड़ी सी तब्दीली करो, थोड़ी सी तब्दीली। आप एक टाइम पे पेट्रोमैक्स सांग में चलती थी, ऊंचे टीले पे सांग होता था, फिर उसके बाद मंच लगने लग गया, लाइटें लगने लगी। अब आप इस सांग में हैंगिंग माइक्स लगाओ या कोडलेस, मतलब समय के साथ बदलो। हाँ, समय के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर चेंज नहीं करोगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। बिल्कुल। और अभी पुरुष ही सांग में छोटा रकाना बड़ा रकाना बनते हैं। हम कह रहे हैं कि उसमें भी महिलाओं का प्रवेश कराओ, दिक्कत क्या है? आज तो महिलाएं जब चांद पे जा रही है तो सांग में क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल। तो ऐसे करके बहुत सारे और चेंजेस के लिए वो तो पहले तो पर्दा प्रथा का जमाना था इसलिए नहीं लाते थे, अब तो वो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी डिस्कस हुई हैं, और मेरी कोशिश है कि बहुत जल्द वो चेंज होगा। फोगाट साहब, आप जितना हरियाणवी कल्चर को जानते हैं उतना ही पंजाबी कल्चर को जानते हैं, तो हमारी जो इंडस्ट्री है हरियाणा की, चंद्रावल के बाद पंडित लक्ष्मीचंद आ गई, कोई फिल्में नहीं आ रही, कोई प्रमोट नहीं कर रहा। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाबी इंडस्ट्री, बॉलीवुड जो है इतना ग्रो कर रहा है, नए से नए कलाकार निकल के आ रहे हैं। हाँ, पंजाब हमारा पड़ोसी है
और निश्चित तौर से पंजाब में हम हमसे ज़्यादा कल्चरली रिच है वो। उसके दो चार कारण हैं जी। एक तो जो सिख पंथ है वो अपने धर्म में, अपने पंथ में जो संगीत है उसको आधार मानता है। और जो पहले गुरु थे पंजाब के जी, वो नानक जी, गुरु नानक जी बहुत अच्छे गाते थे, संगीत से उनका बड़ा प्रेम था। और वो उनका गायन कहते हैं कि जब वो गाते थे तो चिड़िया भी उनको सुनने के लिए आ जाती थी। बिल्कुल, रुबाब बजाने वाला साथ रखते थे। हाँ, तो आप ये देखिए कि संगीत से उनका इतना प्रेम था वो, इसलिए सिख धर्म की जो नींव थी उसमें कहीं ना कहीं संगीत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हर गुरुद्वारे में जो गुरबाणी होती है उसमें क्या ग्रंथी कितना अच्छा तबला, जितने वर्ल्ड के बेस्ट तबला प्लेयर इंडिया से निकले उनमें पंजाब के बहुत सारे गुरबाणियों में तबला प्लेयर जो है वो निकले। दलजीत दोसांझ को देख लो, तबला वादक ही था। यस, और कितना अच्छा हारमोनियम और क्या सुरीली गुरबाणियों की जब टेर लगती है तो बस लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु मेहर करे, मतलब क्या सुरीला संगीत। तो वो बेस जो है वो हरियाणा का नहीं है। पंजाब में एक तो संगीत को धर्म के साथ जोड़ के बिल्कुल माना जाता है। दूसरा, पंजाब में जितने भी शादियां होती हैं, खुशियां होती हैं, वहां पे अखाड़े होते हैं। बिल्कुल लगते वो हैं। कहते हैं अखाड़ा कोई पहलवानों का नहीं है, वो कलाकारों का अखाड़ा है। किस अखाड़ा लाया? हाँ, और जितनी भी शादियां होंगी तो ये तो पूछेंगे टेंट किसका किया, हलवाई कौन किया, ये भी पूछेंगे कि अखाड़ा कैसा डाला गया तुम। तो ये बहुत बड़ी बात है कि खुशियों में वहां कलाकार का भी हिस्सा है। बिल्कुल, वहां पे अगर आप 5 पैसे टेंट वाले को दे रहे हो, 3 पैसे हलवाई को दे रहे हो, तो 2 पैसे कलाकार को भी देना पड़ता है। बिल्कुल। तो उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, उनकी, आप लोगों की जो उनकी धार्मिक जो व्यवस्था है उसमें कलाकार का हिस्सा है। बड़े से बड़े कलाकार का अखाड़ा लगाना शान मानी जाती है। बिल्कुल शान मानी जाती है। और तीसरा, वहाँ कला का जो प्रेम है, जैसे वहां पे कलाकार तो कहते हैं ओ बाबे आ गए, और हमारे यहाँ तो साधु संत को बाबा बोलते हैं, कलाकार को बाबा नहीं बोला जाता। ये फर्क है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ हरियाणा में भी कलाकार को बाबा बोला जाए, बट मैं सिर्फ और सिर्फ एक सांस्कृतिक एक डिफरेंस गैप जो है वो बता रहा हूँ। और दूसरी बात देखिए, वहाँ पे 18वीं शताब्दी में फिल्में बननी शुरू हो गई थी। इससे पहले मैं थोड़ा सा और बोलूँगा। एक तो धर्म की बाद जो सूफियत आई जी, वो पंजाब के इलाके में ही आई। बिल्कुल, बुल्ले शाह आए, फरीद आए, वो सब बहुत अच्छे गायक थे, वो बहुत अच्छे गाते थे। तो जितने भी एक धारा सिख धर्म की धारा हुई, सिख पंथ की धारा चली, एक धारा सूफी की धारा आई। वो सूफी की धारा भी पंजाब में ही आई, वो भी गायक थे, बिल्कुल, वो भी संगीतबद्ध हो गई, अपने कलाम रचते थे या गाते थे। तो इसलिए ये जो एरिया है, क्षेत्र है पंजाब का, ये म्यूजिकली बहुत रिच है। और सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ बसता है और वहां पे लड़ाइयाँ बहुत हुई, क्योंकि दिल्ली को राजधानी माना जाता, सब दिल्ली पे कब्जा करना चाहते थे। बिल्कुल। तो जितने भी आसपास बसे वो कौन बसे? सैनिक बसे। जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उन्होंने जो सैनिक प्रयुक्त होते वो सैनिक आसपास ही रहने लगे। तो दिल्ली के चारों तरफ तो जितने हरियाणा का एरिया है वो आप ये लगा लीजिए वॉरियर्स का इलाका है। तो वो तो हरियाणा ने तो लड़ाइयाँ ही सही हैं, चाहे पानीपत की पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो। हाँ, बताओ कित का है मच्छा अब्दाली, कित के मराठे लड़ा है पानीपत आने के, बताओ वाले तलवार पर सब्सिडी ला रखी है हमने। तो इसलिए यह वॉरियर फील्ड था। तो जहां तलवारों की झनकार और टंकार तीरों की चलती हो, वहां संगीत के स्वर दब जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा इतिहास, आपने अभी चेंजिंग की बात की, अभी हमने उदाहरण दिया दलजीत दोसांझ जी का। उन्होंने तबला वादक एक गुरबानी से शुरुआत की गुरुद्वारा साहब के अंदर, और धीरे धीरे चलते आज उन्होंने वर्ल्ड में अपना स्थान बना लिया। ऐसा स्थान कि उनका जो आपको पता ही है, तो 60 के अंदर उनका पुतला तक रखा गया है, जो सालों साल मतलब सदियों तक रखा जाएगा। एक ऐसी मतलब पहुंच गए उन्होंने, क्या समय के साथ अपने आप को बदला, म्यूजिक ट्रेंड्स बदला। अगर वो गुरबाणी ही गाते तो आज भी गुरुद्वारे में बैठे होते, वो भी कोई बुरी बात नहीं होती, वो परमात्मा को ध्यान रहे होते। नानक जी ने कभी दलजीत के स्टेज तो नहीं लगाया, लेकिन नानक जी ने एक रास्ता दिया, पथ दिया, पंथ दिया। तो सबका अपना काम है, लेकिन दलजीत को ये काम करना था
परमात्मा ने उसे यही काम करने के लिए बनाया था, तो उसने अपने आप को चेंज किया, उसने तबले को छोड़ के ड्रम पे आया, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट बदले, बिल्कुल सब, उसने इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बदले, उसने पंचतारा ठेके उत्ते जाके वो जो गुस्सा निकाला है, आपने वो वीडियो देखी होगी, देखिए मतलब उसने अपना वीडियो का भी एक अलग कंसेप्ट बनाया, सिंगिंग का नहीं, इंस्ट्रूमेंट का नहीं, उसने जो फिल्में दी हैं, उसने दर्शक की, लिसनर की नब्ज को पहचाना। कहीं ना कहीं ये भी है, बट उसके साथ साथ ये भी है कि ही इज अ वेरी रिफाइंड एक्टर। बहुत सारे ऐसे गायक हैं पंजाब में जो गाते तो अच्छा है पर एक्टर अच्छे नहीं है, तो वो आज भी गा ही रहे हैं। ठीक बात। पर दलजीत एक्टिंग भी कर रहा है, आप उसकी एक्टिंग देखो, उसकी आंखें बोलती हैं, उसकी बॉलीवुड उसको इस्तेमाल कर रहा है आज। ड्रेस सेंस देखो। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके अंदर एक बहुत कमाल का एक्टर, बहुत कमाल का परफॉर्मर जिंदा रहता है हमेशा। पंजाब में बहुत अच्छे सिंगर हैं, मेरे मित्र है पंजाब में, बहुत अच्छे गायक हैं, मैंने पंजाबी फिल्म भी की है, लेकिन वो अच्छे एक्टर नहीं है और वो मानते नहीं इस बात को। तो मल्टी टैलेंटेड होना ये रब की मेहर है, बिल्कुल, परमात्मा ने उसको कुछ अलग नेमत दे रखी है, वो इस मुकाम पे है। फोगाट साहब, आपकी फिल्में कौन कौन सी आई? अभी जब आप हमारी नक्षत्र गिल फिरोज खान साहब के साथ, जो पंजाब के बड़े सिंगर हैं और एक्टर है, प्रकाश गादू, पुल्ले शाह, कोटू शाह, इनके साथ एक फिल्म आई थी जुगाड़ी.com, अभी है वो नेट पे भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो इंटरवल के बाद मेरा हरियाणवी रोल है उसमें, बाकी सारे सिंगर्स का रोल है। और गुड्डू रंगीला जिसमें हमने माता का ईमेल, उसी गाने पे ही हमारा कैंपेन चला था, वो गाना मैंने ही गाया था, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। और इसके अलावा कुछ हरियाणवी फिल्में की हमने, करम फिल्म जो आई हमारी, वो मैंने की थी करम फिल्म। एक फिल्म मैंने खुद डायरेक्ट भी की थी, वो स्वच्छता पे थी लेकिन बहुत प्यारी फिल्म थी। तो ऐसा करके 5-7 फिल्में, और भी अभी एक और फिल्म में काम करने जा रहा हूँ, वो किसी ऐप की। तो कभी ये नहीं आया कि मैं बॉम्बे जाके किस्मत आजमाऊं? बॉम्बे तो 99 में गया ही था मैं, इंडिया के पहले रियलिटी शो का विनर बना, वहाँ पे सुपरस्टार चंकी पांडे एंकर करते थे उसे, और उस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे हमारा प्रोग्राम आता था रात को 9 बजे प्राइम टाइम पे। तो बॉम्बे गए, एक बार नहीं अनेक बार गए, उसके बाद भी गए। और किस्मत का तो ऐसा था साहब कि कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई थी एमए में ही, तो परिवार में आई वाज ओनली सन इन द फैमिली एट दैट टाइम, अकेला ही बेटा बचा था मैं। तो पिताजी ने कहा कि तू अगर बाहर रहेगा तो घर पे कौन रहेगा, तो ऐसा करके मैं बॉम्बे से वापस आ गया था 99 में, वरना वहाँ अच्छा किया हमने। तो घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी थी, परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो इसलिए फिर लगा कि घर भी संभालना चाहिए। तो इस लाइन के अंदर आपके रोल मॉडल? गुरदास मान साहब कमाल के एक्टर हैं, कमाल के राइटर, कमाल के सिंगर, कमाल के कंपोजर, कमाल के परफॉर्मर। और वैसे कुछ और लोग भी हैं, मुझे अभी नए जो बच्चे, मुझे अरिजीत का परफॉर्मेंस बहुत ओरिजिनल लगता है, बहुत ओरिजिनल। सोनू जी के साथ तो मैंने परफॉर्म किया कई बार, सोनू निगम जी के साथ, हमारे हरियाणा से ही है, फरीदाबाद से। बिल्कुल। सो वो भी कमाल के सिंगर और परफॉर्मर हैं। और इसके अलावा मेरे हिसाब से तो अलग अलग मेरे तो फील्ड बटे हुए हैं। अगर आप सूफी सिंगिंग में सुनेंगे तो मैं कहूँगा कि मुझे नुसरत फतेह अली खान, मोबाइलों की दुनिया जो है ये बड़ी शातिर है होना है, तो नुसरत फतेह अली खान साहब मुझे बहुत पसंद है सूफी में। कंवर ग्रेवाल साहब मुझे बहुत पसंद है सूफी में। और अगर आप फोक की बात करेंगे तो चमकीला के कुछ फोक बहुत अच्छे थे, ये पंजाबी में है। हरियाणवी में आएंगे तो मुझे हरियाणवी में गुलाब सिंह कुसुम तंवर के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं सिंगिंग में। और बहुत सारे सिंगर आपको बहुत नया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरा जी लागे सबाबिया में आपने सुना होगा, बड़ा अच्छा गाया है राज बाबर ने। बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ, मतलब मैं तो इंस्पिरेशन, बहुत इंस्पिरेशंस है वैसे मेरी, कोई एक नहीं है, बहुत लोग हैं। तो आप इसमें भी बाइफिकेशंस पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा, नहीं तो इतने हैं। मतलब पीयूष मिश्रा जी को मैं बहुत सुनता हूँ। सूफी गायकी की आपने बात की, जहाँ तक मेरा ज्ञान है सूफी गायकी में जितने भी सूफी गायक हुए हैं, चाहे बुल्ले शाह से बात करें, चाहे आज के दौर में कंवर ग्रेवाल की बात करें, सब ने परमात्मा को अपनी प्रेसी मानकर गीत गाए हैं। हाँ, वो सारे शब्द रूपी गीत हैं। हाँ, इश्क बुल्ले नचावे यार, मतलब वो अपना यार मानते हैं उसको, वो उसकी प्रेमिका है, जिस तरह से कृष्ण भक्ति में होता है। तो ये सगुण और निर्गुण भक्ति में, जैसे आपने पंजाब कल्चर की बात की, इसी तरह हमारे सराउंडिंग राजस्थान है। राजस्थान भी सभ्यता में बहुत आगे है।
हाँ, राजस्थान का म्यूजिक भी बहुत रिच है और वो विदेशों में बाकायदा जाते रहते हैं धीरे धीरे करके। हाँ, राजस्थान का इसलिए भी बहुत ज्यादा म्यूजिक वहाँ पे प्रमोट हुआ कि राजस्थान एक टूरिस्ट लैंड हो गया जी। वहाँ पे टूरिज्म जो है पूरा वर्ल्ड का टूरिज्म वहाँ का रेट देखने सरकार भी तो बढ़ावा दे रही है। सरकार हमारे यहाँ भी हरियाणा की बहुत बढ़ावा दे रही है, हरियाणवी कल्चर को बहुत बढ़ावा, फिल्मों की सब्सिडी से लेके कला परिषद में हजारों कलाकारों को हर साल काम देने को लेके बहुत काम हो रहा है। अब गीता जयंती चलेगी साहब, यहाँ पे पूरे हरियाणा के हजारों कलाकार परफॉर्म करेंगे, हजारों कलाकार, फोक आर्टिस्ट सारे आएंगे यहाँ, तो बड़ा मंच लगेगा ब्रह्म सरोवर पे, बिल्कुल। तो वहाँ पे खूब कलाकार है, सूरजकुंड मेला है, पूरा महीना चलता है, हजारों कलाकार परफॉर्म करते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद की फिल्म आई, यशपाल शर्मा जी को बुलाकर सीएम साहब ने खुद चेक दिया सब्सिडी का भी, आप हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करो, लेकिन उसके बाद फिर कोई स्टेप नहीं उठ रहे। उनको उठाने चाहिए, उनको चेक मिला है, उसका अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। खट्टर साहब ने भी सारे संगीतकार जो सिंगर थे, राइटर थे, सबके साथ बैठक की, सैनी साहब ने बैठक की, सिर्फ उन दोनों का मकसद ये था कि हरियाणा के कल्चर को बढ़ावा मिले। बिल्कुल, माननीय मनोहर जी ने सब आर्टिस्टों के लिए बहुत सारी योजनाएं भी बनाई, इवन उनका ही ये प्लान था कि हरियाणा में कलाकारों की पेंशन की जाए। ये कोरोना के दौरान उन्होंने सोचा था, और कोरोना के दौरान ही उन्होंने ये कहा कि कलाकारों के पास कुछ खर्च अगर भिजवा सकें या गरीब कलाकारों को अनाज भिजवा सके तो हमारी ड्यूटियां लगाएगी, और बाकायदा हमने कलाकारों को भेज के और खाने का जो अनाज है, तेल, चीनी, चावल, वो सब भी भिजवाया गया। और उनको पता था इनका काम धंधा तो बंद पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, अब इनको हेल्प की जाए। इसके अलावा माननीय मनोहर जी ने जब हमें कहा तो हमने फिर एक ऑनलाइन काम शुरू किया। कला परिषद में हमने अपने ऑफिस में एक मंच लगाया और कलाकारों को ऑनलाइन वहां पे कार्यक्रम कराया, उन्होंने पेमेंटें दी, क्योंकि उस टाइम लोग तो इकट्ठे हो नहीं सकते, तो हम फेसबुक के लाइव के माध्यम से वो कार्यक्रम चलाते थे। वो भी उन्हीं दिनों में हुआ, नया एक्सपेरिमेंट था। नया एक्सपेरिमेंट था। उन्हीं दिनों में फिर हम पहले बता देते थे कला परिषद की पेज पे इतने बजे ये कार्यक्रम होगा, फिर लोगों का रिस्पॉन्स आता था, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आता था, 1000 लोग देखते थे। और बल्कि एक हमारे कार्यक्रम में हो सकता है कि इतने लोग ना देख पाए, वहां ज्यादा देखते थे। बिल्कुल। तो क्योंकि अब सरसा में बैठा हुआ कोई बुजुर्ग अगर हरियाणवी रागनी का लुत्फ उठाना चाहता है तो वो रोहतक में चल रहे ऑनलाइन से उठा सकता है, यहाँ से बस पकड़िए रोहतक जाएगा तो नहीं उठा सकता। सो बड़ा फायदा भी हुआ। और उन्हीं दिनों में मनोहर जी ने ये प्लान बनाया कि भाई कलाकारों के लिए ना पेंशन होनी चाहिए, जो कि माननीय नायब सैनी जी ने सरकार आने के बाद अभी पेंशन का भी घोषणा कर दी है, उस पर काम चल रहा है। फोगाट साहब, आपसे जुड़ा एक और मामला, आप APRO भी रहे हैं, लोक संपर्क विभाग को आप बड़ा गहरे से जानते हैं। इस विभाग के अंदर कुछ कलाकार होया करते हैं जो हरियाणवी कल्चर को गांव में जाके प्रमोट करते हैं, कभी कोई सरकारी फंक्शन होना, वो धीरे धीरे वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। भजन पार्टियां और ड्रामा पार्टी होती है। जी बिल्कुल। वो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो सांग का जो स्वरूप था, सांग ने अपने आप को उठाया नहीं, चेंजेस नहीं किए, नया कल्चर नहीं लेके आए। ऐसे ही हमारी जो ड्रामा पार्टियां थी, भजन पार्टियां थी, नो डाउट आज भी हम कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करते हैं, बिल्कुल, लेकिन समस्या है कि वो फोक गाने वाले, वो फोक परफॉर्म करने वाले वो रहे ही नहीं। आजकल जो नए बच्चे हैं वो तो पॉप गा रहे हैं, और गांव में जब आप जाओगे तो गांव में फोक कल्चर मांगा जाएगा, तो बड़ा टोटा है। हम तो ऑडिशन रखते हैं, हमारे पास तो 2-2 3-3 पार्टी मुश्किल से आ पाती है। हरियाणवी कल्चर को बढ़ाने के लिए खट्टर साहब ने पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। वो कैसा चल रहा है और क्या उसका स्वरूप है? बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें जितने एडमिशंस हम लोग वहाँ पे सीटें रखते हैं उससे ज़्यादा एडमिशन के लिए मारामारी रहती है, लेकिन क्योंकि 2.5 करोड़ जनता में बहुत युवा FTI में या आपका उसका जो पूरा नाम है सुपुआ बोलते हैं उसको, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए लाइक रहते हैं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है, सबको एडमिशन नहीं दिया जा सकता। तो हरियाणा के कलाकार, चाहे मैं रणवीर हुड्डा की बात करूं, मल्लिका शेरावत की बात करूं, और बहुत से, अभी आपने देखा अभी कल डेथ हुई सुलक्षणा पंडित जी की, ठीक है, पंडित जसराज जी थे उनके पिताजी, ये सारे कलाकार बॉम्बे जाके अपने आप को स्थापित कर पाए, लेकिन हरियाणा में नहीं कर पाए। बॉम्बे मक्का मदीना है कलाकारों का, और बॉम्बे आज से नहीं है, वो तो 17वीं 18वीं शताब्दी से ही वहाँ पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, पहले से ही हो रहा है जी, और हर स्टेट का हो रहा है। ये इसी तरह से है जैसे नरेला मंडी है, अब हरियाणा में नरेला मंडी जो है वो बहुत बड़ी मंडी सब्जी की मानी जाती है। अब रोहतक में अगर हम ये कहें कि ईश्वरी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, तो वो कपड़ा मार्केट रोहतक में ही क्यों है? ये एक जगह को शफाफ हो जाता है साहब। जी बिल्कुल। ये एक जमीन को एक वरदान हो जाता है
कि वहां पे अगर आप कला करो, कला का काम करोगे तो फलीभूत होगे। तो ऐसी अलग अलग जमीनें हैं साहब। बम्बई में बहुत ज्यादा हो रहा है, और वो आज से नहीं हो रहा, वो पहले से ही हो रहा है। वहां पे कोई भी कलाकार, सच्चा कलाकार, वहां पे 7,000 लोग डेली स्ट्रगल के लिए उतरते हैं और 7,000 वापिस भी चढ़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन वहां टिकता हुआ है जिसके अंदर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, और वो सफल भी होता है। फोगाट साहब, जाट परिवारों के अंदर गाने बजाने को कोई अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा, क्राइम। तो आपकी जब शादी हुई तो कोई ऐसी अड़चन नहीं आई? उनको पता था ये कलाकार है? सवाल कर रहे हो, शादी तो लव मैरिज करनी पड़ी मुझे। और मेरे ससुराल पक्ष ने कहा था कि ये नाचने गाने वालों के साथ क्या शादी करनी भाई। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं सरकारी नौकरी भी करता हूँ। फिर मान गए? हाँ, मान गए थे बाद में। और इट वाज लव कम अरेंज मैरिज। लेकिन ये है कि गांव से मेरे एक बार एक दादाजी के भाई आए, बोला और बेटा क्या करे, बोला जी गाय कर, वो तो ठीक है, काम क्या करे। अच्छा। हाँ, वो काम नहीं मानते थे इसको। तो हमारे गांव में तो वैसे भी आर्य समाजी परिवार है, तो बड़ा इसको इस गायन और वादन और नृत्य को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता हमारे परिवार में। और लास्ट तक मैं सुनता भी रहा हूँ इस बार। अभी भी मेरी माता जी कह रहे थे, मेरा एक लंदन से फोन आया हुआ था, तो इंग्लैंड में लोहड़ी पे एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो उसमें शिल्पा शेट्टी जी के ससुर है बीके कुंद्रा जी, तो उनका फोन आया हुआ था। माँ ने कहा किसका फोन? मेरे कुंद्रा साहब का फोन था। बोली भाई क्या करेगा जाके, अब तो तेरा ठीक ठाक हो गया है, अब नाचना गाना छोड़ दे। अब भी ऐसा है। तो हमारी भाभी जी भी आपके गाने सुनती हैं? नहीं, वो प्रमोट नहीं करती आपको? नहीं, वो प्रमोट भी नहीं करते हो। आपकी सफलता के पीछे कौन है? कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे कोई औरत होती है। पहला नाम मैं अपनी बहन का लूँगा, बहुत अच्छा गाती थी, उसने मेरे को बहुत सहयोग दिया। दूसरा नाम मेरी माता जी का है कि वो भी कई बार जब पिताजी फेस्टिवल की तैयारी या नाटक की तैयारी के लिए रात को जाना पड़ता था, तो पिताजी ताला लगा देते थे। तो ताले की चाबी का इशारा मेरी माँ ही करती थी मेरी बहन को, मेरी बहन खोल देती थी, मैं भाग जाता था। और पिछले 10-15 सालों से जो अभी मैं इसको व्यावसायिक मैंने लिया है, उसमें मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया है। इवन जो मेरा गाना था पानी आँखें में बात तो आया ना, तो हीरोइन जो है वो अपने ऑर्नामेंट्स और कपड़े नहीं लेके आई थी, मेरी वाइफ के ही कपड़े डाल के और ऑर्नामेंट्स डाल के उसने वो गाना शूट किया था। तो मेरी वाइफ बहुत सहयोग करती है उसमें। हाँ, वो ये है कि उसको ज़्यादा से ये हरियाणवी गाने सुनना पसंद नहीं है, पर वो सहयोग पूरा करती है, प्रोडक्शन वो संभालती है। तो उन्होंने अपने ऑर्नामेंट्स दे दिए, कपड़े दे दिए। वो जरूर, आपने गाने की मुझे तो गाना वाना नहीं सुनती ज़्यादा। नहीं, ऑर्नामेंट्स और कपड़े भी तो औरत शेयर नहीं करती किसी के साथ। इस मामले में उनका बड़प्पन है और वो उन्होंने शेयर भी किए। इवन गलती से वो जो हमारी मॉडल थी वो ऑर्नामेंट्स साथ ही ले गई बेचारी, वो भूल गई थी, तो उसमें भी उन्होंने बुरा नहीं माना। आपने अब बताया अपने आपकी सक्सेस के पीछे आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपकी वाइफ का हाथ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक शिखर पे आप पहुंचे हुए हैं आज के दिन। तो जब आदमी शिखर पे पहुंच जाता है तो बिना मतलब के भी कई बुराइयां करने वाले मिल जाते हैं। उनका तो धन्यवाद है। चोट पे चोट दे जाने का शुक्रिया, एक पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया, तुम ना आती तो क्यों बनाता मैं ये सीढ़ियां, ऐ दीवारों मेरी राहों में आने का शुक्रिया, सूखा पुराना जख्म तो नए को जगह मिली, स्वागत है नए का पुराने का शुक्रिया। तो ये तो उनका बहुत धन्यवाद है साहब, कि उन्होंने जो क्रिटिसाइज करते हैं और मुझे चौकन्ना करते हैं, मेरी कोई गलती है उसको बताते हैं, नहीं भी गलती है तो भी क्रिटिसाइज करते हैं, टांग खींचते हैं। तो टांग खींचने से पता लगता है कि टांग कितनी मजबूत होनी चाहिए तो छुड़ाई जा सके। दुनिया मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं देती, इनाम तो बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती, और देने को तो मैं भी दे सकता हूँ उन्हें गाली, पर क्या करूँ मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। तो वो आपकी टांग हिला पाए या अंगद का पांव था नहीं हिला पाए? वो तो आप ही बता पाओगे। पिछले दिनों गन कल्चर को लेके एक कोर्ट का फैसला आया था। 2016 की PIL थी और 19 में मेरे ख्याल में फैसला आया हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो मैंने भी उस ऑर्डर को पढ़ा एज ए एडवोकेट। तो पंजाब के बहुत से कलाकारों के गाने रिमूव कर दिए गए, उसी तरह हरियाणा के कलाकारों के भी रिमूव हुए, शायद आपका भी कोई रिमूव हुआ हो। लेकिन कुछ कलाकारों ने, मैं व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लूंगा उनका, वो टारगेट गजेंद्र फोगाट था, ये सरकार में बैठा ये करवा रहा है, जबकि यूट्यूब की पॉलिसी USA से बनती है और कोर्ट का फैसला था। इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है ना, वो उनकी इतनी औकात तो है नहीं कि वो DGP के खिलाफ कुछ बोल दे। हालांकि DGP ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस हाँ, ये बिल्कुल कहा था। पुलिस डिपार्टमेंट से उनके पास मेल भी आई थी, पर इतनी औकात नहीं है, कुव्वत नहीं है। नहीं, उनको पहले टाइम दिया गया था कि आप डिलीट खुद कर लो। उनको टाइम दिया गया था, अपने गाने डिलीट कर लो नहीं तो हम डिलीट करेंगे। वो मेलें आई हुई थी सब कलाकारों के पास,
इसलिए कलाकारों ने उन लोगों का सहयोग दिया जो एक दो बोल रहे थे, बोल तो कहा रहे थे, भोग रहे थे, तो उनको उन्होंने एंटरटेन नहीं किया कलाकारों ने कि नहीं भाई नहीं, उन्होंने फोन कर करके बोला कि तुम भी बोलो। सब समझ चुके थे ये गजेंद्र फोगाट को बदनाम करने का षड्यंत्र है। पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा विभाग है, बाकायदा एसआईटी बनी और उन्होंने वो गाने डिलीट किए। और बाद में सुभाष फौजी जो बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने आके रिवील भी कर दिया कि हम स्वयं कलाकार मिले थे, ये कलाकार थे, उनमें वो कलाकार भी था जो मेरे खिलाफ भोग रहा था, तो ये सब कलाकार थे। वो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बोला कि ये गाने डिलीट होने चाहिए, बहुत ज्यादा कल्चर में खराबी आ रही है। और लेकिन वो बहुत लेट बोले सुभाष फौजी जी, लेकिन उनकी भी काफी वायरल हुई और सबको पता लग गया कि ये तो झूठ बोल रहा था जो बंदा गजेंद्र फोगाट का नाम ले रहा था। लेकिन एक बात इसमें ऐड करूंगा मैं, अगर ये मेरा जिम्मे लगाया जाता तो मैं इससे भी ज्यादा गाने काटता। नहीं, लेकिन अगर गन कल्चर की बात करें तो आप ये तो मानो हरियाणा के यूथ को इन गानों ने बिगाड़ा तो है, बहुत ज्यादा खराब। पंजाब को तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा, हरियाणा के यूथ को भी बिगाड़ा है। तो मैंने भी ये कहा कि क्या हरियाणा को पंजाब बनाना चाहते हो क्या? पंजाब में कोई बहुत अच्छा माहौल है क्या? एक टाइम पे पंजाब में 20-20 मेडल आते थे ओलंपिक में, एशियाड के लिए बच्चे तैयार होते, नेशनल मेडल आते थे 20। बिल्कुल। आज क्या हालत है पंजाब की? 4 मेडल नहीं आते। आज हरियाणा कितने मेडल ला रहा है? गायकों की बदौलत नहीं ला रहा, खिलाड़ियों की बदौलत ला रहा है। बिल्कुल। तो और जब देखिए जो संगीत है वो परमात्मा की आराधना के लिए, जब आप परमात्मा को ध्यानते हो तो कला जो है वो साधना बन जाती है। जब आप दरबार में गाते हो, राजा को रिझाते हो या लोगों को आप मनोरंजन करते हो तो वो कला बन जाती है, उस कला से आप लोगों को रिझा रहे हो। ये दो भी एक्सेप्टेबल है। एक तीसरा है कि जी मेरे घर में रोटी आ रही है और मैं ईमानदारी से गा रहा हूं, कला है, वो काम है, वहां तक भी सहन होता है। लेकिन मेरे गाने से भाड़ पे जाए समाज, भाड़ पे जाए युवा, संदेश कुछ भी जाए, मेरे को पैसा मनी 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 आना चाहिए, वो धंधा है। बिल्कुल। और धंधे में क्राइम भी हो सकता है, इसीलिए एफआईआर होती है, इसीलिए एक नियम कानून बनाया जाता है और इसीलिए फिर डंडा चलाया जाता है। कभी कोई ऐसा गाना लाए भी जो नशों के खिलाफ हो, भी हरियाणा में पंजाब का असर आ रहा, मानते हैं भी नशा रुक जाए, यूथ हमारा गर्त में ना जाए, अपने अच्छे काम में लगे, उसके लिए कोई आपके गाने आए? बिल्कुल आए। फिर नशा छोड़ के गीत खुशी के गाने होंगे जी, ये मेरा गाना आया था, रागिरी के टाइम हमने बनाया था। एक गाना आया था अमित सेंडरोत का लिखा हुआ, जिन्हें इनकलाब लिखा था यारो अपने खून की शाही तय, उसका युवा नशे पते में भटक लिया सहराही तय। उकी रात की दारू उतरे ना, उकी रात की दारू उतरे ना के सोचे देश परिवार की, करनी से तैयारी से करो उस भगत सिंह सरदार की। तो हमने तो नशे के खिलाफ बहुत गाने बनाए। कोई पंजाबी गाना सुनाइए, क्योंकि आप जितना हिंदी में बढ़िया गाते हैं उतना पंजाबी में भी गाते हैं। कुछ सजण ते यारी नू एहसान समझ के लोंदे ने, की नहीं किता तेरे लिए ये सारी उम्र गिनोंदे ने। इश्क स्कूलों कच्ची पहली कोई कोई कर दे पास, टिम टिम होंदे तारिया दुखा दे हमारे, साडे वांगू तू क्यों है उदास, तेरा चन ते मिल जाऊगा साडे दिन आस, टिम टिम होंदे तारिया। बहुत बढ़िया। आप जितना अच्छा हरियाणवी हिंदी में गाते हैं उतना अच्छा ही पंजाबी में गाते हैं, गुरु की कृपा है। शफा है। अब मैं बात करूंगा, आप मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं पब्लिसिटी के, तो क्या क्या आपके जिम्मे हैं और पब्लिसिटी में सरकार के प्रचार के लिए आप क्या करते हैं? जितना भी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार हम इंफॉर्मेशन को एंटरटेनमेंट के जरिए भी, कला के माध्यम से भी, और लोगों की जबान में, लोगों जिस तरह जिंगल्स हैं, एडवर्टाइजमेंट का प्लानिंग्स है, उनके गीत हैं, वो सब हम लोग उसमें क्रिएटिव जो भी काम उनमें हेल्प करते हैं हम लोग, डिजाइनिंग्स हैं दुनिया भर की, तो वो लोग हम करते हैं। वो सारा काम आपके जिम्मे है। तो मोटे मोटे तौर पे पहले हम सैनी साहब के कार्यकाल पे बात करते हैं। 1 साल ये वाला हुआ, 6 महीने पिछले, इस 1 साल में उनको फ्री हैंड कर दिया गया, तो कौन कौन सी जन कल्याण वाली योजनाएं हैं जो मोटे मोटे तौर पे? सबसे मोटे तौर पे तो अभी जो आई है लाडो लक्ष्मी योजना, ये कमाल की योजना है। और आप देखिए कि अभी कितनी लाखों महिलाओं को 2100 रुपये खाते 1 नवंबर से, कितना कितना बड़ा काम है। आप ये लगा के देखिए, ये कंटिन्यू रहेगा, 100% रहेगा। और
तहसील में अब रजिस्ट्री भी इसी तरह से हाँ। ऑनलाइन कर दी गई है। तो ऐसे बहुत से काम है, जन संवाद शुरू किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी डेली लोगों से समस्याएं ले रहे हैं, उनका समाधान तुरंत कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास की ऐसी कमाल की योजनाएं हैं। योजनाएं कदम बार लगा हुआ है जी, और इम्प्लीमेंट भी हो रही है। हालांकि देखो, विपक्ष कहता है कि वो उड़न खटोले में रहते हैं, लेकिन आप तुरंत आज ताजी बात करें, सुबह सिरसा, हाँ जी, पहले रोड़ी, फिर सिरसा, फिर गुड़गांव, फिर कुरुक्षेत्र और फिर रात को चंडीगढ़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपकी फिर 15 तारीख को शिवधाम का भी दोबारा से नहीं, एक व्यक्ति इतना ज्यादा काम कर रहा है। मुझे तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सारी सरकार ही इतना काम कर रही है। हमारे अफसरान, हमारे मंत्रीगण, हमारे चेयरमैन, हमारे सब लोग काम कर रहे हैं। आपने जन कल्याण योजनाओं की बात की, एक योजना की बात मैं भी करूंगा। जी 1984 के पीड़ितों को आज तक हरियाणा में इंसाफ नहीं मिला था। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की उन हर परिवारों को, जो 89 परिवार थे हरियाणा से, चाहे उनके साथ हरियाणा में हिंसा हुई है, चाहे हरियाणा से बाहर हुई है, लेकिन संबंध उनका हरियाणा से है, सबको सरकारी नौकरी, हाँ सबको नौकरी दे रही हैं और सबका आर्थिक मदद। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा काम किया ये सरकार। बहुत बड़ा काम है, बिल्कुल काम। मैं नमन करता हूँ इस डिसीजन को। 42 साल से लोग उम्मीद छोड़ गए थे भी कभी कोई हमें न्याय मिलेगा। तो बहुत गलत अत्याचार है। पहले सेंटर में मोदी साहब ने ये न्याय दिलाया, बिल्कुल दिलाया। जो दंगा करने वाले थे उनको अंदर पहुंचाया, उनके असली स्थान पे पहुंचाया। डिसाइड हुआ उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाले केसेस के जल्दी इनका निपटारा करो, 20-20, 30-30 साल से केस तो ना चलने चाहिए। बहुत ऐसा काम किया और उसके लिए सारे सिख समाज की ओर से भी हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का और नायक जी का। फोगाट साहब, जैसे आपने बात की कि सिख धर्म से मैं बहुत प्रभावित हूँ, गुरु नानक देव जी से लेके आपने और बड़े उदाहरण दिए भी, आपके घर के सामने गुरुद्वारा साहब था, गुरबानी कानों में गूंजती थी। उसी तरह बात करूं तो आप तो मोदी जी के भी नज़दीक हैं, अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान से सिखों को लेकर आया तो मोदी साहब लेकर आए। तो आप ये देखो कि जो स्पेशल हवाई जहाज भेज दरबार साहब को इज्जत से लाया, साहब को सिर पे विराजमान करके और वहां से लाया गया और स्पेशल जहाज भेज के मोदी जी ने मंगवाया था। और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को ना केवल हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार, कितना बड़ा आयोजन होता है आप देख सकते हो। नहीं वो भी हुआ, उसके बाद आप गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल मनाया जा रहा है 17 तारीख को। हाँ। जी। उसके अलावा अगर मैं उससे बड़ी बात करूं तो आज तक बाल दिवस के लिए चाचा नेहरू का बाल दिवस मनाया जाता था। नहीं, बाल दिवस छोटे साहबजादों का जो वीर शहादत दिवस 26 दिसंबर मोदी साहब ने घोषणा की। मोदी साहब ने जो घोषणा की, ये बहुत ही कीमती घोषणा है। मैं आपको बताऊं, असली बाल दिवस तो यही है। बाकी आप कुछ कहो, जिन इतने छोटे छोटे बच्चों ने माता गुजरी के साथ वो ठंड की रात कैसे काटी होगी, और जब औरंगजेब और उन क्रूर लोगों ने जब ये कहा होगा कि या तो धर्म बदल ले नहीं तो दीवार में चिढ़ जा, तो उसने कहा कि जल्दी जल्दी ईंटें लगाओ। इससे बड़ा चार पुत वारे, पंचमी माँ वारी, छठा बाप वारिया, सातवां आप वारिया, तो इससे बड़ी शहादत तो क्या हो सकती है। दशमेश गुरु का तो उसके बाद आपने देखा पटना साहब में खुद गुरुघर में मोदी साहब सेवा कर रहे थे। तो मोदी साहब की ये जो सारी बातें हैं, हालांकि विपक्ष कहता है ये सिख लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इमरजेंसी के दौरान मैं गुरुद्वारा साहब के अंदर शरण लेके रहा, तब मैंने जब गुरबानी सुनी, सिख धर्म को जाना, उससे मैं ज्यादा प्रभावित हुआ। माननीय मनोहर जी करनाल में एक बड़ा कार्यक्रम करके गए हैं। हमारे नायब जी ने सेवा की है, अभी 2-3 दिन पहले पंजाब गए हैं। तो हम तो सब लोग देखो जी, फोगाट साहब, मैंने ये सारी बातें इसलिए गिनवाई हैं। अभी मोदी साहब के खैर और बहुत काम है, नहीं सारे गिनवा सकता, लेकिन मैंने ये बात इसलिए छेड़ी है। एक अफवाह चलती थी आरएसएस सिखों की नस्लकुशी करना चाहती है, वो सारी बातों पे विराम लगा दिया मोदी साहब ने। बस वो विपक्ष कई बार जो है ना, अब और कुछ नहीं तो चलो यही उड़ा दो, ऐसा करने के लिए सिर्फ मिट्टी डालनी होती है। जैसे हमारे हरियाणा में प्रोग्राम होते थे ना, तो जब बहुत लंबा प्रोग्राम चलता था तो बोर हो जाते थे लोग, तो वो क्या करते थे, मिट्टी उड़ा देते, उससे प्रोग्राम बंद हो जाता था। ये नहीं सोचते कि मट्टी ठाड़ दो तो हमने कुल्लू ला रखे। ठीक बात है। तो हरियाणा सरकार की कोई और ऐसी योजनाएं जो आपको लगता हो कि अब आने वाले समय में अभी युवाओं के लिए बहुत योजनाएं हैं। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है वो आपको बहुत गजब दिखाई देगी। अब हर शहर में जो राहगिरियां हो रही हैं उनका आयोजन और ज्यादा बढ़ाए जाएंगे। मैराथन्स हो रही हैं, जितने ज्यादा युवा उस मैराथन में हिस्सा लेंगे, कैश प्राइज रखे हैं। अभी हमने 1 नवंबर पहले 1 दिन का मनाया जाता था, हमने 3 दिन का मनाया और लाखों रुपए के इनाम रखे। पहला इनाम 1 लाख का, दूसरा 75,000 का, तीसरा 50,000 का। पूरे हरियाणा से युवा आके उन्होंने सुबह से शाम तक वहाँ सिंगिंग में और डांस कंपटीशन में लाखों रुपए के इनाम जीते हैं। तो ऐसे करके और बहुत सारी योजनाएं सरकार ला रही है, जिससे युवाओं को नशे से दूर करके और सीधा सीधा युवाओं की ऊर्जा, जिस तरह से यूरेनियम से बिजली बनती है और यूरेनियम से बम भी बनता है। बिल्कुल। तो सरकार
हमारे युवाओं की यूरेनियम की जो ऊर्जा है उससे बिजली बनाने की प्रयास में बहुत सारी योजनाएं लगी है। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। इसी तरह मैं एक और बात करूं, हालांकि विपक्ष कहता है कि कभी ये गीता जयंती, कभी सूरजकुंड मेला, इस तरह के प्रोग्राम कर करके, ये तो बीजेपी नहीं है, ये तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां मेले लगते हैं, आप कई बार डिस्कस करते हो कि यार फला जगह, अरे भाई मेले लगते हैं वहां, तो ये मेले लगते हैं ये मतलब नहीं है कि वहां पे बहुत लोग इकट्ठे होके वहां पे चीजें बेचते हैं। मेले लगने का मतलब है दुनिया भर की कल्चर एक जगह पे समेटना और वहां पे खुशियां बिखेरना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है क्योंकि मेले में एक चीज नहीं होती, मेले में हजारों कल्चर्स होती है। कहीं संगीत बज रहा होता है, कहीं लाइटिंग हो रही है, कहीं बच्चों के लिए कोई खेल चल रहा होता है, कहीं जादूगर खेल दिखा रहा होता है, कहीं कोई चूड़ियां बेचने वाली चूड़ियों का अलग बेच दी, कोई आदमी अपनी अपनी मिमिक्री से रिझा रहा होता है, कोई मुखोटा पहन के बच्चों को डरा रहा होता है। अभी आजकल डिप्रेशन का टाइम है, बिल्कुल हर आदमी परेशान है। मैं कहता हूं जिस तरह से जिस बात की आप कह रहे कि बुराई हो रही है कि इवेंट हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये इवेंट पूरे साल हर जिले में रेगुलर कर देने चाहिए। जिन देशों में शांति है, बिल्कुल, वहां सबसे ज्यादा संगीत है। आप लंदन में जाके देखो, वहां पे स्ट्रीट सिंगर आपको हर 20 फुट पे नजर आएगा। बिल्कुल। आप जर्मनी में जाके देखो, वहां पे इतने लोग अकॉर्डियन बजाते हुए आपको गलियों में दिख जाएंगे। वो संगीत इसलिए बजा रहे क्योंकि वहां पे शांति है। जितने ज्यादा कार्यक्रम आयोजित होंगे, जितने ज्यादा मेले आयोजित होंगे, गीत संगीत के कार्यक्रम होंगे, वो इस बात का सूचक होगा कि हमारे प्रदेश में शांति, अमन, चैन है। तो आप हरियाणा के अलावा पूरे देश में गए हो, विदेशों तक में गए हो, कहाँ कहाँ आपको ज्यादा सपोर्ट मिली? सर मुझे अमेरिका में हरित नाम से एक संस्था है, हरियाणवीज इन टेक्सास। उन्होंने मेरे को एक ऐसी सड़क दिखाई जिसको हरियाणा के लोग ही बना के और उसका रख रखाव करते हैं अपने पैसों से। बहुत बढ़िया। वहां भी हरियाणवी को उन्होंने इतना ऊंचा चढ़ती कला दे रखी है, और वहां पे एक उन्होंने रेडियो शुरू कर रखा है जिसपे हरियाणवी में एंकरिंग होती है। मैंने भी उस पे आजाद रेडियो के नाम से, और ऐसे ही ये ऑस्ट्रेलिया में भी देखा मैंने। ऑस्ट्रेलिया में भी नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का बोल रहा था कि ब्रिस्बेन में रेडियो कसूर और बहुत सारे ऐसे रेडियोज और हरियाणवी कल्चर को सपोर्ट में बहुत ज्यादा। जर्मनी में अभी हाल में जर्मनी में एक आयोजन हो रहा है, उसमें वहां पे मैं इनवाइटेड हूँ। तो जर्मनी मुझे ऐसा लगता है थ्रू आउट वर्ल्ड, बस अफ्रीका छोड़ के बाकी सारे महाद्वीपों पे हरियाणवी का बहुत बोलबाला है। हरियाणवी सारी जगह है, कसुत्ता धुमा ठहरा के है। कोई जिंदगी में ऐसा दौर आया हो, कभी निराशा हाथ लगी हो? कलाकार तो रोज भरता है, रोज जिंदा होता है साहब। हम लोग तो, मैं 3 बार लाइफ में डिप्रेशन का भी शिकार रहा हूँ, और डिप्रेशन मेरे लिए आप तो इतने हंसने वाले आदमी हैं। वो जो एक मशहूर मस्खरा होगा, आंख से लेकर दिल तक भरा होगा। चार्ली चैपलिन कहते थे आई यूज्ड टू वॉक इन रेन सो दैट नो वन कैन सी माय टीयर्स। तो कलाकार जो होता है ना, वो जिसके साथ हर कार होती है, सेंसिटिव होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, छोटी सी बात उसको चुभ जाती है। और इसीलिए लोग मैं तो ये मानता हूँ कि मैं सबसे सॉफ्ट टारगेट सरकार में जिस पद पे मैं हूँ, तो हर कोई मुझे टारगेट करता रहता है। अभी बड़ा बच के चलना पड़ता है, बहुत बच के चलना पड़ता है। हो सकता है इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसा निकाल के वो मेरे को टारगेट करे। जिंदगी का कुछ सुनहरा पल? बहुत सुनहरे पल हैं। जब पहली कैसेट आई थी हेलो मुरी सरिता चौधरी के साथ, तो पिताजी को देने का वो सुनहरा पल मुझे याद है कि मैं ये देख रहा था कि कब पापा आए ऑफिस से और मैं उन्हें एक कैसेट दूं, क्योंकि सरिता चौधरी के पापा बहुत बड़े फैन थे। और जब मैं 9th क्लास में था, मैंने देखा मेरे पापा सरिता चौधरी जी की रागनियों पे अपनी शर्ट निकाल के लहराते हुए, तो उसी सिंगर के साथ मेरा गाना मेरी कैसेट आ गई। बड़ी बात। तो वो भी एक सुनहरा पल देखा। पहली बार ऑस्ट्रेलिया। तो आपने उनको कैसेट दी तो खुश हुए? हाँ, फेंक के मारी। अच्छा। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बांड एक्टिविटीज। अच्छा। और सुनहरा पल था। रजबीर जवांदा आज इस दुनिया में नहीं है। राजवीर जवांदा का पहला शो ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथ लगा था। अच्छा। जेनी जोल, रजवीर जवांदा और मैं, हम लोग ब्रिस्बेन में। हाँ, उसका ऐसे में जाना बड़ा दुखद है। बहुत दुखद है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छा बच्चा था। तो वो भी एक सुखद पल था कि मैं बिल्कुल नए सिंगर्स के साथ, पंजाब के सिंगर्स के साथ, वहाँ पे पंजाब और हरियाणा दोनों की मिक्सड नाइट को वहाँ मैं एंटरटेन कर रहा था। आपने एक बात कही राजवीर जवंदा की, उससे मुझे एक बात याद आई। एक किताब है सीक्रेट्स, कि आदमी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जैसे भाव करता है वो पूरे होते हैं। बिंद्रखिया जी ने गाया मैं कल तक नहीं रहना, कुछ दिन बाद डेथ हो जाती है, तिड़के घड़ेदा पानी। सिद्धू मूसेवाला ने वही गाया मैं जोबन रुते मरना। कलाकार को आभास हो जाता है। कलाकार तो राजवीर जवंदा ने भी वो जो आपके सामने वो गाना गाया कि पुत्ता दे मां
कल को जो आकार देता है वो कलाकार होता है। तो कलाकार थोड़ा सा परमात्मा के नजदीक होता है आम आदमी से। बहुत बढ़िया बात कह रहे हो। और इसीलिए नानक ने ये कहा था कि अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो उसकी सबसे आसान सीढ़ी संगीत है। ओशो ने भी यही कहा था। बिल्कुल कहा था। तो संगीत को वो सीढ़ी मानते थे। एक व्यक्ति आया, उस ओशो को बोला उसने कि सर मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी। तो उन्होंने कहा कि प्रेम किया है? बोला नहीं किया। बोला संगीत? बोला संगीत नहीं सुना। मेडिटेशन नहीं। बोला फिर आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। मनुष्य के लिए तो यही 3 सीढ़ियां हैं, या तो ध्यान करो, या संगीत, या फिर प्रेम करो। नहीं, ये बात तो मुझे भी आपकी बड़ी गहरी लगी कि कलाकार जो है परमात्मा के ज़्यादा नज़दीक होता है, संवेदन वाला होता है। दूसरी बात आपने जो सिख धर्म की बात की भी, संगीत उनकी नींव है और उसी से वो एक रिच वो बना पाए हैं, रिचुअल्स कह लो। संगीत पवित्र है। हाँ जी बिल्कुल। संगीत को आप खराब नहीं कर सकते। ये जितने भी गाने आप कह रहे हो जो बैन हुए या जो भी था, ये शब्द बैन हुए, संगीत बैन नहीं है। उस ट्यून को बैन नहीं किया, बिल्कुल उस शब्द को बैन किया है। शब्दों में खराबी है। वो शब्द अगर ठीक हो, संगीत तो पवित्र है। आपके कोई आने वाले गाने आप खुद लिखते हैं ना? मैं खुद लिखता हूँ। अभी मेरा गाना अभी आया है, मेरे 3 गाने अभी लॉन्च हुए हैं। अभी मेरा सक्सेस वाली लाइन जो लॉन्च हुआ है, मैंने वो लंदन में शूट किया है, लंदन में और स्कॉटलैंड में और रोहतक में। और जो मेरा नेक्स्ट गाना आ रहा है पाठ इश्क का, वो भी जल्द लॉन्च करने वाला हूँ। वो मैंने कनाडा में शूट किया। नेक्स्ट कोई फिल्म आने वाली? अभी एक ऐप की फिल्म है, उसको अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि उन्होंने अभी स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है। जी। तो रोल फाइनल तो कर दिया है, बट अभी हमने शूट शुरू नहीं किया है। तो मैं आज की बात करूं तो जैसे स्टेज ऐप है, चौपाल ऐप है, इन्होंने भी बहुत नज़दीकी कलाकार बहुत ज़्यादा पैदा कर दिए और लोगों के हाथ में ही आ गया सारा कुछ। बहुत अच्छी बात है। जितने ज़्यादा मंच मिलेंगे उतने ज़्यादा कलाकारों को मंच मिलेगा, उतने ज़्यादा वो अब आप ये वेब सीरीज को भी बढ़ावा मिला है। अब आप ये देखिए ना कि एक स्पोर्ट्समैन को डेली शाम को और सुबह प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी। हम कलाकारों को तो प्रैक्टिस करने के लिए मंच चाहिए। हमें इन एप्स की वजह से मंच मिल जाता है, सरकार भी कार्यक्रम कराती है उसकी वजह से मंच मिल जाता है। अगर समाज थोड़ा सा और कलाकारों का सहयोग कर दे, हर शादी में एक कलाकार को जरूर बुलाएं। मेरे को मत बुलाओ, और बुला लो। ठीक बात। हर शादी में, हर खुशी में कलाकार को आप मैंडेटरी कर दो। जब समाज का सहयोग होगा तो फिर कला देखिए कहाँ जाएगी। बिल्कुल। आपका खाने पीने में पसंदीदा चीज? मुझे खाने पीने में ऑमलेट भी अच्छी लगती है, चूरमा अच्छा लगता है, मेरी माँ के बनाए हुए चने के लड्डू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देसी खाने पसंद है? हाँ, मेरी वाइफ बहुत कमाल की 2-3 सब्जियां बनाती है। भिंडी वो कमाल बनाती है, पराठे बहुत कमाल बनाती है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। अब मुंह में पानी आ रहा है, खाने का टाइम हो जाएगी। तो एक जो कलाकार है, खास करके सिंगर, तो वो खट्टा खाने से, इन बार खानों से बचता है? कतई कुछ नहीं होता इससे। अच्छा, कतई वहम है, कतई झूठ है ये बात। आज के पॉडकास्ट में कह रहा हूं, अगर कोई सिंगर ये सोचे मैं गोलगप्पे नहीं खाने, जी हाँ, मैंने कल परसों खाए और आज सिरसा के सबसे बेहतरीन गोलगप्पे खाने जा रहा हूँ, मेरे को एड्रेस देना। ठीक है साहब। खाने के नली को बोलते हैं ओसोफेगस, और जिससे हम गाते हैं वो है ट्रेकिया। ये दोनों अलग अलग हैं। इस गली से गोलगप्पे जा रहे हैं, इस गली से गायकी आ रही है, कोई मेल नहीं है। नहीं, मेल ही नहीं है। खाओ, खूब खुल के खाओ साहब। ठंडे का है थोड़ा सा। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा ठंडी चीज खाते हो, जाती तो वो भी ओसोफेगस में, पर वो वाल्स को ठंडा करती है, उससे टेम्परेचर में फर्क आता है। ट्रेचिया उसके बिल्कुल पास है। बिल्कुल। इधर से ठंडक आएगी तो इस पे फर्क पड़ेगा, बस टेम्परेचर में डिफरेंस हो सकता है, उसके कारण भी कितना एलर्जी हो सकती है, हल्का सा कफ हो सकता है, ठंड लग सकती है। बस खुद खूब खाओ गोलगप्पे, खूब खाओ। पूरी जिंदगी में आपका कोई सच्चा साथी? बिट्टू था, उसकी डेथ हो गई और मैं अपने गानों में उसका नाम लेता हूँ। तो वो चला गया जब मैं ग्रेजुएट था। वो मेरे को ना कैस्टे खरीद के लाता था मेरे लिए। वो गाता नहीं था, वो मेरे साथ मैं प्ले की प्रैक्टिस करता था, वो सिर्फ मेरे साथ जाता था, पड़ोसी था मेरा, और बैठा रहता था बस रात को 2-2 बजे तक, और सिगरेट पीता रहता था। और प्ले की रिहर्सल खत्म हो गई तो मेरे साथ घर पे आ जाता था। वो अपने घर सो जाता, मैं अपने घर सो, बस मेरे साथ जाता था और सच्चा साथी था। हाँ, और वो मेरे लिए कैसेट लाता था कि ये कैसे सुन, ये पंकज उदास की अभी गजलों की आई है, तो ऑन करके सुनाता था। कभी आंसू, कभी खुशियां, कभी नगमा बनकर।
तो बोला नगमा मतलब, हाँ समझो, तो ऐसे समझाता था। तो मेरे लिए कैसे लाता था, ये माजिद 16 की कैसे चटाई है मेरी, ये सिला मिला है मुझको मेरी तेरी दोस्ती के पीछे, ये सुन, और इसका मीनिंग, तो एक एक लाइन चलाता और रोकता, अब इसका मीनिंग ये है, फिर चलाता फिर रोकता, ऐसे रोक रोक के मेरे को कवालियां समझाता। वाह। तो उसने मुझे मायने बताए शब्दों की, गहराई की। तो संगीत तो परमात्मा ने दिया, लेकिन गहराई के लिए उसने खुदाई की। मतलब जगजीत सिंह, चित्रा सिंह भी आपको पसंद थे? मुझे जगजीत सिंह जी पसंद है, उनकी कुछ गज़लें बहुत मकबूल है और बहुत अच्छी मुझे लगती है। कोई ऐसा सवाल जो मैं ना पूछ पाया हूँ? मैंने आपके जीवन को पूरा खंगालने का प्रयास किया, आपने खूब और मैंने सरकार की नीतियां भी मैं चाहता था लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, वो मेरा काम भी है। हाँ। प्रचार मैं कर रहा हूँ तो मेरा काम भी है। क्वेश्चन आप ये नहीं पूछ पाए कि आपको अब शाम को गोलगप्पे कहाँ खाने, वो और पूछ लो। मेरे को एड्रेस बता दो, मैं जाऊंगा। नहीं, वो तो मैं बताऊंगा, साथ चलूंगा। आपकी ये शेड का राज भी है कोई? एक तो हम शोज करते हैं तो लाइट्स, मेरी आंखें बहुत सोफिस्टिकेटेड है और मैं स्पेक्स लगाता हूँ, नंबर का चश्मा लगाता हूँ, तो उसके कारण आंखों में बहुत प्रभाव पड़ता है। आप किसी भी एक लाइट की तरफ 1 मिनट के लिए देख लीजिए, आपको काफी देर तक नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। तो उनसे बचाने के लिए शेड लगाता हूँ, नंबर 1 बात। दूसरा, मेरे होठों की ऐसी मेरी आंखों तक पहुंचती नहीं बहुत करके भी, तो इसलिए थोड़ा सा उन्हें छुपाता हूँ। मेरी आंखों में नहीं तो होठों पे हंसी है तो आंखों में कुछ और है, सैडनेस है, तो वो कई अन्य कारणों से, तो वो मैं तो कहता हूँ आप लोगों को हंसाने वाले हैं, खुद सैड कैसे हो सकते हैं? भगवान करे मैं ऐसे ही आप लोगों को हंसाता हूँ। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से आपका पूरा हरियाणवी स्टाइल है हंसने का, वो तो डिप्रेशन को आसपास भी ना आने दे। हाँ बिल्कुल, डिप्रेशन का तरह टैदा हम आता है तो पीट के भगा देते हैं। अंत में हमारे दर्शकों के लिए हरियाणा और हरियाणवी से संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगे? बस आप लोग ना, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग फ्रेंच सीखें, हिंदी सीखें, अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाएं, बहुत ज़रूरी है इंग्लिश माध्यम से बच्चों को सिखाना। अंग्रेजी में बहुत अच्छा बोलेंगे तो पूरी वर्ल्ड की लैंग्वेज है, बट हरियाणवी को भूलने की कोस्ट पे कोई भी लैंग्वेज ना सिखाएं। हरियाणवी कल्चर को आप भुलाएं ना, आप उन बच्चों को बताओ बेटा ये जो तूने प्यूमा की टी शर्ट पहनी हुई है ये बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन जो हमारी दादियाँ चरखा चला के और जो सूत खड्डी पे बनता था उसका चौसी का कुर्ता बनता था, वो तेरे दादाजी पहनते थे, वो भी बहुत अच्छा था। तो वो भी बताएं उन्हें, वो बेशक पहने ना लेकिन उन्हें भूले भी ना। आप हरियाणवी को पूरा समझ लें, पूरा बोलने लायक हो जाएं, फिर आप कोई भी लैंग्वेज बोलेंगे आप देखना हरियाणवी उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, जैसे हमारे पूर्वज करते हैं, जैसे हमारे पिता पुत्रों को करते हैं, जैसे हमारे पूर्वज हम श्राद्ध निकालते हैं, हम अपने मरे हुए पूर्वजों की जो शौक की खाने पीने की वस्तुएं और कपड़े हम लोग दान देते ताकि उनको ये धर्म लगे, बिल्कुल उनको ये पुण्य लगे। तो ताकि हम ये समझते हैं कि साल में एक बार हम ये करते हैं तो पूरे साल हमारे पूर्वज हमें सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही आपकी हरियाणवी जो कल्चर है, अगर आप अपने बच्चों को वो देंगे तो हरियाणवी कल्चर आपको हर लैंग्वेज, हर संस्कृति और डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी में भी आपका हेल्प करेगी। और अतीत अपने आप को दोहराता है, वो खद्दर वापस लौट के आ रहा है ना, आ रहा है, चाहे कई रूप में आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। मैंने अभी अपना डिजाइनिंग करवाया है, वो उसी रेजा का जो कपड़ा है जो चरखा बूढ़िया का, उस रेजा के कपड़े से खड्डी पे हाथ से बना हुआ मैंने अभी अपनी एक ड्रेस लो है जो अगले शो में मैं आपको पहनूंगा। बहुत बढ़िया, चलो साधुवाद है आपके लिए। तो आपने सुना एक मल्टीपल पर्सनैलिटी को जिन्होंने हर फील्ड को छुआ, जहां सरकार की नीतियों को बताने का काम किया, वहीं अपने बचपन से लेके आज तक की सक्सेस स्टोरी सारी बताई, और ये भी बताया कि उनकी सक्सेस के पीछे कौन है। तो हम तो इनके लिए दुआ करेंगे, इसी तरह ये गाते रहें, हरियाणवी कल्चर को आगे बढ़ाते रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, फोगाट साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।